ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदे की तफसीलात ईरानी मीडिया पर लीक हो गई। अमेरिका एक डील की तलाश में जिसमें इसराइल को तनहा छोड़कर वो इस जंग से निकलना चाहते हैं। इन 80 दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग के अंदर हमें अपना ये रंग भी दिखाया जो बार बार वो बदलते हैं। बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी और जिसमें उनकी जो सबसे मशहूर ज़मानत स्टेटमेंट है कि हम मुआहदे के बहुत करीब हैं, मुआहदा होने जा रहा है। वक्त ने साबित किया कि मुआहदे नहीं हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने ताकत का इस्तेमाल करके देखा, उसे नाकामी हुई। सफारती महाज इस्तेमाल करके देखा, वहां भी उसे नाकामी हुई। मिडिल ईस्ट का जो फ्रंट था उसे भी गर्म करके देखा, वहां भी उसे नाकामी हुई। टॉमाहॉक मिसाइल गिराकर भी देखा। आपको हर महाज से नाकामी का सामना करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदे की तफसीलात ईरानी मीडिया पर लीक हो गई और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई। उन्होंने ईरानी मीडिया में अमन मुआहदे की तफसीलात सामने आने पर बरहमी का इजहार किया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगाम में इन तफसीलात को जाली करार देते हुए कहा कि ईरान ने जो शराइत मीडिया को लीक की उनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कुछ ऐसा ज़रूर था जिसे अमेरिका छुपा रहा है। मैंने आपको इससे पहले भी बड़ी तफसील के साथ बताया था कि अमेरिका एक डील की तलाश में जिसमें इसराइल को तनहा छोड़कर वो इस जंग से निकलना चाहते हैं। दोस्तों, एक तरफ नाराज़गी तो दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वो बयान अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर इससे पहले कभी इतना करीब से इत्तफाक जो वो नहीं हुआ। अब आप डोनाल्ड ट्रंप से कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, यानी ही इज़ अ मास्टर ऑफ यू टर्न्स। और माजी में इन 80 दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग के अंदर हमें अपना ये रंग भी दिखाया जो बार बार वो बदलते हैं। और उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी और जिसमें उनकी जो सबसे मशहूर ज़मानत स्टेटमेंट है कि हम मुआहदे के बहुत करीब हैं, मुआहदा होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, वक्त ने साबित किया कि मुआहदे नहीं हुए। जब भी मुआहदा होने के करीब होता है तो एंट्री होती है नेतन्याहू की और वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करता है कि मुआहदे को आपको सबोताज करना पड़ता है। और दोस्तों, अपने सोशल मीडिया पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि हमारे मामला जिन लोगों के साथ इस वक्त इस अंडर डिस्कशन है वो गैर संजीदा लोग हैं, गैर मुअज़्ज़िज़ हैं और तेहरान से खैर सगाली के साथ कोई डील मुमकिन नहीं, यानी ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी शराइत के ऊपर किसी नतीजे पर ईरान पहुँचेगा। अदरवाइज़ हमें किसी किस्म की कोई यहाँ पर कामयाबी नज़र नहीं आती। आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में आप डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को उठाकर देख लें। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहा कि इस दफ़ा हमारी जिन लोगों से बात हो रही है वो बहुत ही माकूल लोग हैं, ज़िम्मेदार हैं, संजीदा लोग हैं और पहले वालों से बहुत बेहतर हैं। लेकिन एकदम से जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने दोबारा से यू टर्न लिया। दोस्तों, अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि बहुत ही गैर मुअज़्ज़िज़ लोगों के साथ हमारे मामलात ऐसा चल रहे हैं। गुज़श्ता रात आबना हुर्मुज़ में भारतीय जहाज़ों पर ईरान का ड्रोन हमला नाकाबिल कबूल है और उन्होंने ये भी कहा कि इनके यहाँ नेक नीति के साथ मामला तय करने जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं। बेहतर होगा कि ईरान फौरी तौर पर अपने मामलात दुरुस्त कर ले। यानी ये जितने भी बयानात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार दिए जा रहे हैं, जब भी मामलात आगे बढ़ते हैं तो आपको साथ ही एक धमकी नज़र आएगी। दोस्तों, मैं आपको ना पिछले 80 दिनों का अगर खुलासा आपके सामने रखूँ तो डोनाल्ड ट्रंप ने ताकत का इस्तेमाल करके देखा, उसे नाकामी हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने सफारती महाज इस्तेमाल करके देखा, वहां भी उसे नाकामी हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का जो फ्रंट था उसे भी गर्म करके देखा, वहां भी उसे नाकामी हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने टॉमाहॉक मिसाइल गिराकर भी देखा। आपको हर महाज से नाकामी का सामना करना पड़ा और यहां तक कि आप रूस भी गए, आपने उन्हें ऑफर करवाई, चाइना को आपने ऑफर करवाई, बोइंग त्यारे खरीदने की आपने बात की, इसके साथ साथ सोयाबीन की आप बात करके आए, डील करके आए और आपका यह ख्याल था कि अगर चाइना बात करेगा तो शायद हमें कामयाबी हो जाए, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिली। अब डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली क्या है? कामयाबी नहीं मिली, कोई बात नहीं, हमने अब एग्जिट कैसे जंग से करना है। उसने फिर एक और काम ये किया, अगर आप विदिन यूएसए और इनकी काबीना के बाकी लोगों के बयान सुने तो आपको पता ही चलेगा कि स्ट्रेटेजी ये है कि ईरान के ऊपर हमला करो। पीट हेगसेथ ने कहा था ना कि हम मिसाइलों के जरिए अपने दुश्मनों को मेज़ पर लाकर उनसे डील करवाते हैं। ये उसी तरह ही है कि आपने किसी को अगवा किया, कनपट्टी पे बंदूक रखी और कहा कि जो डील तुम्हारे सामने इस पर दस्तखत करो और आज से ये मकान जो है वो मेरा है। इस तरह से कौमों के साथ डील नहीं किया जाता। आपने शायद इनकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एजेंसीज अपने जर्नलों की बात सुनी होती ना तो आज उसके पास एक जीत होती और वो कभी भी कोशिश ना करता कि ईरान के ऊपर हमला करता। एक दूसरा तरीका था कि मुज़ाकरात के ज़रिए, तजारत के ज़रिए आप इन्हें ऑफ़र्स करवाते और उनसे ऐसी डील टेबल से लेकर उठते जहाँ पे यूरेनियम को ये सरेंडर करने पर मजबूर हो जाते। देखिए, जब आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे, किसी को मारेंगे, ये तो फिर ईरान है।
وہ کبھی بھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ اگر آپ اس کی جغرافی اٹھا کر دیکھیں، ہسٹری تو پڑھنے سے پتہ چلے گی نا، جو ڈونلڈ ٹرمپ پڑھ نہیں رہا ہے ایرانینز کی، اگر آپ اس جغرافی کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فزیکلی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایران کو کسی طرح سے کانکر کر سکیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ افغانستان کے اندر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم 20 سال تک رہے، 20 سال تک آپ افغانستان میں رہے، آپ طالبان کو کنٹرول نہیں کر سکے، ایون کہ آپ کے جانے کے بعد طالبان کی حکومت بن گئی، تو آپ ایران کے اوپر حملہ کر کے ایران سے یورینیم، ان کی طاقت کیسے چھینو گے بھائی؟ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور دوستو، جب بھی معاملات خراب ہوتے ہیں نا تو جے ڈی وینس کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ اب جے ڈی وینس کا ایک بیان آیا اس پوری سچویشن کے اندر، اور اس بیان کو آپ سنیں اور ایسا لگتا ہی ہے کہ انہوں نے کسی حد تک ایران کے فنڈز واپس کرنے کے حوالے سے ایک حامی جو وہ بھری ہے۔ انہوں نے کہا کہ منجمد احساسوں کی فوری بحالی کی تردید کرتے ہوئے کہ صرف معاہدہ کرنے پر فنڈز ریلیز کرنے کی بات درست نہیں، ڈیل ایسی ہوگی جس پہ امریکہ اور اتحادیوں کے تمام خدشات کو دور کیا جائے۔ امریکی نائب صدر نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران نے خود پر عائد شرائط پوری کر دی تو ایران پورے خطے کے لیے رقوم جو ہے وہ جاری کر دی جائیں گی۔ تو یہی بات جو ہے وہ یو ای سے بھی کچھ دوست کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی اسی قسم کی آپ کو سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ملیں گی۔ اب وہاں بھی فنڈز کچھ ایران کے یو ای کے پاس منجمد کیے گئے، اور اب بتایا جاتا ہے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے اربوں ڈالر جاری کرنے پر رضامندی جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ یہ پیش رفت ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے سے متعلق جاری مذاکرات کے آخری مراحل کے دوران سامنے آئی۔ دو علاقائی ذرائع اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، جس کے مطابق متحدہ عرب امارات نے تقریباً 10 ارب ڈالر جاری کرنے پر اتفاق کیا، جن میں سے 3 ارب ڈالر سے زائد رقم پہلے ہی ایران کو فراہم کی جا چکی ہے۔ تاہم دیگر دو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مجموعی رقم 20 ارب ڈالر تک ہو سکتی ہے، اور یہ اقدام ایران کے حملے روکنے کے بدلے طے پایا۔ رپورٹ کے مطابق یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ رقوم متحدہ عرب امارات کی اپنی ہے یا اماراتی بینکنگ نظام میں موجود ایرانی فنڈز یا دیگر بیرونی کھاتوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایک اماراتی عہدیدار نے اس پیش رفت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس انتظام کے تحت ایران متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملے روک دے گا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی، انٹیلیجنس تعاون اور اقتصادی روابط میں بہتری بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اب یہ خبر اس میں پتہ کیا ہے؟ اس میں خبر یہ ہے کہ یو ای کہہ رہا ہے کہ یار ہمارے پہ حملہ مت کرو، یہ 3 ارب ڈالر جو ہے وہ تم لے لو۔ اب یہ 3 ارب ڈالر کی جو بات ہے اس کی کنفرمیشن تو نہیں ہو سکی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ یو ای ان ممالک میں سے ایک ہے جو آپ کو اسرائیل کے کیمپ میں نظر آئیں گے۔ جنگ کے دوران وہاں کی قیادت یو ای میں آ کر بیٹھی، اور دنیا کے مختلف اخبارات نے اس کو رپورٹ کیا، گو کہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن جو گئے اور خفیہ طریقے سے گئے وہ کیوں کر اس کی تصدیق کریں گے۔ اور یو ای نے اب جو لائن لی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ ہم کسی دوسرے کی جنگ کو اپنے اوپر مسلط نہیں کریں گے، اور وہ واضح پیغام ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو کہ بھئی یہ تمہاری جنگ ہے، تم جانو۔ دیکھیں یو ای جس حد تک جا چکا ہے نا، اگر وہ پیچھے نہ ہٹا تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جتنی تباہی آپ نے ایران کے اندر دیکھی اور جتنے حملے ایران کے اوپر کیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں حملے ہوئے ہیں، مڈل ایسٹ سے بھی حملے ہوتے ہیں، یو ای بھی حملہ کر رہا ہے، سعودی عرب سے بھی ہوا، کویت سے بھی ہوئے، عراق سے بھی ہوئے، اور پھر آذربائیجان کی سرزمین کو بھی استعمال کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں آپ نے حملے کیے، لیکن پھر بھی ایران ختم نہیں ہوا۔ آج بھی ایران آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یار اسرائیل دور بیٹھا ہے، ہم راستے میں ہیں، لہٰذا ہم اپنے معاملات کو ایران کے ساتھ ٹھیک کریں اور یہ جانیں اور ان کی جو جنگ ہے وہ جانیں۔ دوستوں میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ ذرائع کے مطابق انتظام کے تحت ایران متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملے روک دے گا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی، انٹیلیجنس تعاون اور اقتصادی روابط میں بہتری بھی شامل ہو سکتی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ پیش رفت ایران اور امارات کے تعلقات میں ایک بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ جنگ کے دوران ایرانی حملوں کے باعث امارات میں کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی تھی اور غیر ملکی افراد کی نقل مکانی بھی دیکھی گئی۔ ذرائع کے مطابق جو چیز رپورٹ ہو رہی ہے کہ اس معاہدے سے امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کے حل میں مدد مل سکتی ہے، کیونکہ اس طرح ایران جنگی نقصانات کے ازالے کا دعویٰ کر سکتا ہے، جبکہ امریکہ یہ موقف اختیار کر سکتا ہے کہ اس نے کوئی ادائیگی نہیں کی۔ ذرائع کے مطابق ایران نے کم از کم 2 دیگر خلیجی ممالک سے بھی اسی نوعیت کے انتظامات کے لیے رابطہ کیا۔ میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں، اور یہ چونکا دینے والی خبر یہ ہے کہ امریکی میڈیا کے مطابق
अमेरिका गुज़श्ता माह ईरान के इंतहाई अफजूदा यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए ज़मीनी फौजी कार्रवाई शुरू करने के बहुत करीब पहुंच चुका था। ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मंसूबे को रोक दिया। अमेरिकी नशियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज के सीनियर तरीन अफसर जनरल डैन केन ने गुज़श्ता माह खुफिया और हंगामी बुनियादों पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के फ्लोरिडा हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्हें ईरान में ज़मीनी फौज भेजकर इसके जोहरी प्रोग्राम के अहम तरीन जुज यानी इंतहाई अफजूदा यूरेनियम को कब्जे में लेने की मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राई बताते हैं कि ये ब्रीफिंग इतनी हसास और फौरी नौयत की थी कि जनरल डैन कैन को ब्रसेल्स में नेटो हुकाम के इजलास से फौरी तौर पर वापस आना पड़ा। इस पेशरफ से जाहिर होता है कि अमरीकी इंतजामिया इस इंतहाई हसास नौयत की कार्रवाई की मंजूरी देने के बहुत करीब थी। बाद में जनरल डैन कैन ने इस ऑपरेशन के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर सदर ट्रंप को ब्रीफिंग दी। तमाम ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने इस कार्रवाई को फौरी तौर पर रोक दिया, क्योंकि उन्हें खदशा था कि इसके नतीजे में ईरान की जानिब से शदीद रद्दअमल सामने आ सकता है। दोस्तों, जंग में इजाफा भी हो सकता है, ये भी उनके सामने एक ऑप्शन था और आलमी मईशत पर इसका एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। दुनिया पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपने घर में भी मुश्किलात जो पैदा हो सकती हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप को इस कार्रवाई के नतीजे में अमरीकी फौजियों के मुमकिना भारी जानी नुकसान पर भी तशवीश थी, जिसके बायस उन्होंने फौज को ग्रीन सिग्नल देने से गुरेज किया। और दोस्तों, आपको आखिर में भारत के हवाले से खबर दें, और ये सिंतास का मुआहिदा है और अब भारत आबी जहारियत पे उतर आया है और वो पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रहा है। पाकिस्तान ने कभी इस हवाले से सोचा नहीं था। हमने बयानात ज़रूर दिए, लेकिन हमने अमली तौर पे कुछ नहीं किया। अब होगा क्या? और ये खबर आ रही है जी भारत के एक सीनियर वजीर के इस इतराफ़ की शक्ल में, जिसने कहा कि गुज़श्ता साल 2 एशियाई हरीफ ममालिक के दरमियान अहम आबी मुआहिदा मुअत्तल करने के बाद भारत पाकिस्तान की जानिब बहने वाले पानी को रोकने के लिए काम कर रहा है। भारत ने गुज़श्ता साल 1960 के सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल किया, जो कश्मीर में होने वाले एक हमले के बाद किया गया, जिसमें 26 अफराद मारे गए। इंडिपेंडेंट उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजीर बल्दियात और आबी वसाइल CR पटेल ने मंगल के रोज़ कहा कि नई दिल्ली इस बात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहा है कि एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब इसके ऊपर ये काम करेंगे। वर्ल्ड बैंक की सालिसी में ये मुआहिदा तय पाया 1960 के अंदर, और इस मुआहिदे के तहत 6 दरियाओं का इंतज़ाम किया गया था। 3 मगरबी दरिया सिंध, झेलम और चनाब के पानी के हकूक़ पाकिस्तान को दिए गए, जबकि 3 मशरकी दरिया रावी, ब्यास, सतलुज भारत के हिस्से में आया। और इस दरियाई निज़ाम से आने वाला पानी पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, जहाँ लाखों अफराद इस पर बिजली, पीने का पानी और ज़रूरी आपाशी के निसार यानी इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर ऐसा हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं? हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल रहे हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन को रिग कर रहे हैं। हम वहाँ पे, यानी ये कैसी जमहूरियत है कि आपके इलेक्शन हुए लेकिन फैसला आज तक नहीं हो सका। आपने देखा कि नून लीग हार रही है, पीपल्स पार्टी जीत गई है और उनके पास नशिस्तें ज़्यादा आ गई। तो हमने क्या किया? नून लीग को भी धचका देने के लिए हमने उनको भी जगाने की कोशिश की। उनकी सीटें कम की, वो पहुंच गए अपने आकाओं के पास कि जनाब हम आवाम को मुंह दिखाने जोगे नहीं रहे, लिहाजा कुछ करें माई बाप। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इलेक्शन रोक दिए। तो जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत का ये हाल हो रहा है, वहाँ पे पानी कहाँ कोई मैटर करता है। पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन पानी के हवाले से मुश्किल हो जाएंगे। और दोस्तों, दरिया के बहाव के साथ साथ जितने उन्होंने अपने वहाँ पे डैम बना लिए, पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता कि हमारी प्लानिंग ना होने के बराबर है। आखिरी डैम कब बना था और पाकिस्तान में डैम नहीं बन सका। ये इनकी सियासत होती है, इनके जहाज़ आते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ। पाकिस्तान में अदालती जजों को जो अस्करी कंट्रोल में हैं उन्हें मराद दी जाती हैं, खानसामों के खर्चे, पर्सनल जो इनके अपने स्टाफ हैं उनकी लंबी चौड़ी लिस्टें हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम कहीं नहीं। अब तो खैर पानी का मसला भी खड़ा हो रहा है। लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। मैं आपको दोस्तों आखिर में खबर ये भी दे दूं, और ये खबर है जी अमेरिकी कारोबारी शख्सियत एलन मस्क को दुनिया का पहला $1 ट्रिलियन का फ़र्द करार दिया जा रहा है। यानी ये पहले खरबपति बन गए हैं जिनकी मजमूई दौलत $1.1 ट्रिलियन तक पहुँचने का दावा है। ये पेशरफ्त स्पेस एक्स के रिकॉर्ड IP और स्टॉक मार्केट में कंपनी की इब्तदाई ट्रेडिंग के बाद सामने आई। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक स्पेस एक्स ने IPO के बाद कंपनी के शेयर्स की कीमत में नुमाया इजाफा देखा गया, जिसके नतीजे में एलन मस्क की मजमूई दौलत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। और रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी दौलत में सबसे बड़ा हिस्सा स्पेस एक्स में उनकी मलकियत से आता है, जिसकी मालियत का अंदाज़ा तकरीबन $690 अरब लगाया जा रहा है।
اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیسلا میں ان کے شیئرز اور دیگر کاروباری ٹیکنالوجی سرمایہ کاروں نے بھی ان کی مجموعی دولت کو تاریخی سطح تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. تو دنیا میں پہلا کھرب پتی انسان جس کی ریکارڈ آمدن یعنی جس کی جتنی بھی جو اس کی دولت ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے, یعنی اس سے زیادہ پیسہ بھی لوگوں کے پاس ہوگا لیکن وہ سارا پیسہ ہڈن ہے. یہ پیسہ ریکارڈ پر ہے تو اس لیے دنیا کا پہلا کھرب پتی انسان ایلن مسک جو ہے وہ قرار پایا. دوستو اپنا خیال رکھیے گا. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اللہ نے کے بعد.